हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं इस नए इम्पोर्टेंट टॉपिक में। जितने भी जेटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है कि बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कितने इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। यहाँ पर हम सारे जो भी सिद्धांत है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके। जितना भी है, क्या अर्थ निकल रहा है इसके सिद्धांत का, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी? अगर आप निरंतरता को देखेंगे ध्यान से तो इसका मतलब यह अर्थ क्या निकल रहा है, इसका मतलब होता है कभी ना रुकने वाली एक सतत प्रक्रिया। सतत मीन्स लगातार प्रक्रिया। क्या होगा? लगातार प्रक्रिया, जो कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो निरंतरता का सिद्धांत यही बताता है कि जो भी हमारे शरीर में प्रक्रिया चल रहा है वह कभी नहीं रुकती है। सिद्धांत की जो मुख्य बातें हैं उसको अगर हम समझेंगे तो इसके बारे में डिटेल से समझ पाएंगे। देखिए क्या है, विरामहीन प्रक्रिया यानी कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया। कब से कब तक? तो गर्भधारण से। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, गर्भधारण जब शुरुआत होता है उसी समय से बच्चा का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो। ठीक है, तो शुरुआत हो जाता है। अरे कब तक चलता है? तो डेथ तक, अंत तक चलता रहता है। देखिए, विकास गर्भधारण से शुरू होती है और जीवन के अंत तक चलता रहता है। यह एक कार्मिक प्रक्रिया है। क्या है? कार्मिक प्रक्रिया है जो दिन रात चलती रहती है, भले ही हमें यह बाहर से तुरंत दिखाई ना दे। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी है जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देती है, कुछ ग्रोथ ऐसे है, कुछ डेवलपमेंट ऐसे हैं जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, जबकि हमारे शरीर में ये सब डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। एक नया शब्द आया है यहाँ पर, कार्मिक प्रक्रिया। क्या होता है कार्मिक प्रक्रिया? इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कार्मिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कार्य या घटनाएं एक निश्चित क्रम में होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप में होती है। जैसे आप समझिए, इस बच्चे को आप देख रहे हैं, या बच्चा, अभी इस बच्चे को स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। सिंपल समझिए, यह बच्चा जो है यह डायरेक्ट इस तरह का ऊंचाई में नहीं बन सकता है। सबसे पहले इसको यहाँ पर ये वाला उम्र में पास करना पड़ेगा, उसके बाद ये यहाँ पहुंचेगा। अगर इस लड़के का अगर हम बात करें ये, तो ये डायरेक्ट जो है यहाँ पर नहीं पहुंच सकता है। इसको ये वाला जो है प्रक्रिया इसको पार करना ही पड़ेगा। यही होता है कार्मिक प्रक्रिया, यानी कर्म से चलेगा। जैसे अगर हम मैथ में बात करें तो कोई बच्चा सबसे पहले गिनती सीखेगा, सबसे पहले गिनती सीखेगा, गिनती के बाद वह जोड़ सीखेगा। बिना जोड़ का कॉन्सेप्ट सीखे हुए वो गुणा नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो ये कर्म बाय कर्म चलता जाएगा। एक और एग्जांपल का अगर हम बात करें तो आप देखेंगे, सीढ़ी पर अगर आप चढ़ रहे हैं, यह सीढ़ी है, अगर आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो इस सीढ़ी के चढ़ने के बाद डायरेक्ट इस पे आप नहीं चढ़ सकते हैं, आपको इसको पार ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह होता है कार्मिक प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर, एक चरण पूरा होने के बाद ही अगला चरण शुरू होता है। यदि क्रम बिगड़ जाए तो परिणाम भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, अगर कर्म बिगड़ जाए, कोई बच्चा अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ अगर स्टेप में पहुंच गया, या फिर ये जो है डायरेक्ट इस स्टेप में पहुंच गया, तो क्या होगा? परिणाम गलत आ जाएंगे। तो निरंतरता के सिद्धांत का मुख्य जो विशेषताएं हैं, यह इस पे विरामहीन प्रक्रिया होती है। लेकिन कार्मिक प्रक्रिया की जो मुख्य विशेषता है, देखिए, चरण निश्चित क्रम में चलता है, लगातार क्रम में चलता है, एक चरण दूसरे पर निर्भर करता है, कर्म बदलने से परिणाम भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा परिवर्तन धीमे लेकिन अस्थायी होते हैं। देखिए, अगर इस व्यक्ति का बात करें तो यह डायरेक्ट जो है इसमें नहीं पहुंच गया, इसका कर्म धीरे धीरे चला, 30 साल, अब तो 10 साल चला, 15 साल तक चला, यह कर्म धीरे धीरे चलता जाता है। ठीक है, अगला क्या है? परिवर्तन की गति। विकास निरंतर होता है लेकिन इसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। अब आप
कभी देख रहे होंगे कोई बच्चा जोड़ का कॉन्सेप्ट तुरंत सीख गया, ठीक है, जोड़ का कॉन्सेप्ट सीख गया तुरंत, अब तुरंत चाह रहे हैं कि अब हम गुना सिखाएं उसको, तब बच्चा तुरंत गुना नहीं सीख पाएगा। सबसे पहले इस जोड़ के कॉन्सेप्ट को वो क्या करेगा, मजबूत करेगा। जहां छोटे छोटे जोड़ को पहले प्लस माइनस कर रहा था, प्लस कर रहा था, अब वो बड़े कॉन्सेप्ट को जोड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो क्या होता है, गति एक जैसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखिए, सबसे पहले शिशुअवस्था का बात करते हैं, जिसमें बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से बच्चे का शारीरिक विकास होगा, जबकि वहीं बाल्यावस्था में जाते जाते या क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह किशोरावस्था में पहुंचेगा, इसका विकास फिर से तेजी से होने लगेगा। तो इसका कहने का क्या मतलब है, विकास निरंतर तो होता है, लगातार तो होता है, लेकिन इसका जो गति है वो एक जैसा बना हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये जुड़ाव पर बात करते हैं, क्या जुड़ाव है। आज बच्चा कुछ भी सीख रहा है वह उसके पिछले अनुभवों और विकास पर आधारित होता है। विकास में कोई भी बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि वह धीरे धीरे संचित होता रहता है। अब अगर चाह रहे हैं कि विकास में कोई भी बदलाव अचानक हो जाएगा बच्चे में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे बच्चा जो है, जैसे एक साइकिल चलाना बच्चा सीख रहा है, तो सबसे पहले बच्चा जो है साइकिल पकड़ के संभालना सीखेगा, उसके बाद चलाना सीखेगा। लेकिन चलाते समय, अभी चलाना अगर बच्चा सीख रहा है, प्राथमिक स्टेज में है, तब उस समय वह संभाल नहीं पा रहा है साइकिल को, उसको ये नहीं पता चल रहा है कि पीछे से अगर कोई आ रहा है तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आते हैं, और ये क्या होगा, धीरे धीरे संचित होता जाता है। जो भी सीख रहे हैं, संचित होना मतलब स्टोर होते जाता है, और स्टोर होकर के एक साथ सबको एक साथ हम यूज करते जाते हैं, ठीक है। अगला है इसी का गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन। क्या है इसका मतलब, देखिए, निरंतरता के दौरान बच्चा मात्रात्मक बदलाव, मात्रा में बदलाव, जैसे बच्चा का लंबाई बढ़ गया, वजन बढ़ना, वहीं गुण का बढ़ना, जैसे सोचने की क्षमता और भाषा का बेहतर होना, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा अगर लंबाई बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो भाषा वो नहीं सीख रहा है या तो सोच नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक सभी प्रकार का विकास धीरे धीरे और लगातार होता रहता है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेगा, कोई बच्चा देर से सीखेगा, लेकिन वह धीरे धीरे चलता रहता है, उसका होता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, एक बच्चा अचानक बोलना शुरू नहीं करता है, पहले वह रोना सीखता है, फिर कुछ ध्वनियों निकालता है, फिर बबलाना शुरू करता है, और अंत में वह शब्द बोलता है, फिर वाक्य बोलने लगता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो आप बोलेंगे, यहाँ पे बच्चा पहले ध्वनि को सुना, ठीक है, ध्वनि जो है निकालना शुरू किया, बबलाना शुरू किया, लेकिन उसके पहले बच्चा सुन रहा था। मम्मी पापा लोग, जो भी घर के लोग, सदस्य लोग आवाज कर रहे थे, उसको सुन रहा था, उसके बाद ही यह बच्चा बोलने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। तो हमने निरंतरता के सिद्धांत को समझा। इसको अगर शॉर्ट वर्ड में बोले तो विकास जो है कभी ना रुकने वाली एक सतत प्रक्रिया है, और यह कार्मिक प्रक्रिया भी है जो लगातार चलता रहता है, कर्म बाय कर्म बढ़ता रहता है, ठीक है। अब अगला सिद्धांत हम लोग देखते हैं, जो है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या होता है इसका मतलब, देखिए, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालक अपनी विशिष्ट क्षमताएं, रुचियां और व्यक्तित्व होता है, मैं व्यक्तित्व होता है। विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों में समान चरणों से गुजरती है, लेकिन विकास की गति और प्राकृतिक हर बच्चे में अलग होता है। क्या बोल रहा है, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत बोलता है कि कोई बच्चा अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो सोचने का क्षमता है, चाहे उसका जो रुचि है, वह दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कोई बच्चा तेजी से सीख पाएगा, तो कोई बच्चा स्लो सीखेगा। यह व्यक्तित्व का अंतर का सिद्धांत है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है। अगर दो जुड़वे बच्चे का अगर हम बात करें, तो जुड़वा भाई ही है, एक जैसा भले दिख जाए, लेकिन उस सोचने की क्षमता, उसका जो रुचि है, किसी चीज को मतलब सीखने का गति, यह सब में, दोनों में अंतर होगा। और ऐसा सिर्फ दो भाइयों में नहीं, हर किसी में होता है। तब व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत यही बताता है।
देखिए सिंपल, कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं होते। देखिए यहाँ पे बिल्कुल समान नहीं होते, ना शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से, और ना ही भावनात्मक और सामाजिक रूप से समान नहीं होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि समानता का अर्थ सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति उसकी आवश्यकता के अनुसार अवसर प्रदान करना है। ठीक है, देखिए समानता का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि समानता का मतलब यह नहीं होता है कि सबको एक साथ सामान लेकर के चलना है। इसका मतलब यह है कि सबका जो सुविधा है, जैसे कोई बच्चा तेजी से सीख रहा है, कोई धीरे धीरे सीख रहा है, तो दोनों को आपको सामंजस्य बना करके सिखाते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये विभिन्नता जो आ रही है बात, इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिए विभिन्नता के प्रमुख क्षेत्र हैं, क्या क्या क्षेत्र हैं। देखिए व्यक्तिगत अंतर मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं हमें। शारीरिक कद को लेकर के, कोई बच्चा के कद और वजन, रंग, शारीरिक बनावट में अलग अलग हो सकते हैं, सारे बच्चे अलग होते हैं। चाहे वो मानसिक क्षमता में है, सोचने का तरीका सबका अलग होता है, तर्क करने की शक्ति सब में अलग अलग होती है। अगर संवेगात्मक विकास का बात करें, इमोशन का बात करें, कोई बच्चा जल्दी क्रोधित हो जाएगा, तो कोई बच्चा बहुत जल्दी रोने लगेगा, तो कोई बच्चा शांति से रह करके सोचेगा। यह क्या है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, इंडिविजुअल डिफरेंस है सारा। उसी तरह रुचि और योग्यता का बात करें, किसी बच्चे को गणित पसंद है, तो किसी को संगीत और खेल पसंद है, किसी को कहीं घूमने के लिए जाना पसंद है। तो ये सारा रुचि है, उसके उसके मतलब सब में डिफरेंस होगा। सीखने का गति का भी बात करें और सामाजिक अंतर का भी बात करें, तो सब में अलग अलग होगा। देखिए कुछ बच्चे एक बार में ही समझ जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे को अभ्यास की आवश्यकता होती है। वहीं कुछ बच्चे मिलनसार होते हैं और कुछ संकोची होते हैं। देखिए इसको समझाने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं उदाहरण में। इसे बेहतर समझने के लिए हम एक कक्षा क्लासरूम का उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर आप इस फिगर को देखकर क्या समझ रहे हैं, आइए मैं समझाता हूँ। यहाँ एक मैडम सौरमंडल के बारे में बता रही है, ठीक है। वहीं कोई देखिए बच्ची ये सुन करके सीख रही है, इसको सुन करके अच्छे तरह से समझ पा रही है। वही एक बच्चा जो है देख करके अच्छे से समझ पा रहा है। वही एक बच्चा जो है पैटर्न बना करके सौरमंडल का उसको बना करके समझ रहा है। तो सब में ये डिफरेंस है, तभी ये समझ पा रहा है। ठीक है, अच्छा है, आगे आते हैं। अब अगला जो है विकास कर्म की एकरूपता, यानी यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। यह सिद्धांत बताता है कि भले ही अलग अलग बच्चों के विकास की गति अलग हो सकती है, लेकिन उनके विकास का कर्म जो होगा, सीक्वेंस होगा, वो हमेशा एक समान रहता है। ठीक है, क्या कहने का मतलब, जैसे अभी हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ा, उसमें हमने यह जाना कि सारे बच्चे के समझने का जो गति है वो अलग अलग होता है, लेकिन कर्म जो होगा सीखने का सबका एक ही होगा, एक जैसा होगा। आइए समझते हैं किस कर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए सरल शब्दों में कहें तो दुनिया के किसी भी कोने का बच्चा हो, वह विकास के उन्हीं चरणों से गुजरेगा जिनसे बाकी बच्चे गुजरते हैं। ठीक है, देखिए सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है। सबसे पहला होगा जातिगत समानता। जातिगत समानता, यहाँ जाति के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। जाति मीन्स यहाँ पे यह समझना है कि मानव जाति तो जानवर जाति हो गया, उसी तरह पंछी एक जाति हो गया, इस तरह से लेकर के चलना है। तो देखिए एक ही जाति, जैसे मानव जाति के सभी प्राणियों का विकास का पैटर्न एक जैसा होता है। जैसे क्या पैटर्न है, सबसे पहले देखिए विकास के निश्चित कर्म, जो पैटर्न का बात करें मानव जाति का, उसमें देखिए मानसिक विकास का कर्म पर बात करें तो बच्चा पहले सोचना प्रारंभ करता है, फिर समझता है किसी चीजों को, और फिर तर्क करने लगता है कि यह कैसे हुआ, यह क्यों नहीं हो सकता। ये सारा चीज जो है तर्क करने लगता है बच्चा। यह मानसिक विकास का कर्म है, किसी एक इंडिविजुअल बच्चे का बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम शारीरिक विकास का कर्म समझें तो कोई बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले सिर उठाना या तो सिर संभालना सीखेगा। तुरंत उठ करके वो बैठना प्रारंभ नहीं कर देगा, सबसे पहले वह सिर को संभालेगा, कर्म के अनुसार से चलेगा। हमने पढ़ा ना कि सीक्वेंस के अनुसार से चलेगा। उसके बाद सिर संभालना जब बच्चा प्रारंभ कर लेगा, उसके बाद वह बैठने लगेगा, और बैठने के बाद वह रेंगना शुरू करेगा, और रेंगने के बाद खड़ा होना,
फिर चलना, उसके बाद दौड़ना। अब सोचिए, इस कर्म में से किसी चीज को अगर हम हटा दें, यहां से देखिए, अगर हम खड़ा होना को हटा दें, इसको हटा देते हैं खड़ा होना को, अब बताइए कोई बच्चा रेंगने के बाद तुरंत चलना शुरू कर देगा क्या? नहीं, जब तक वो खड़ा होना नहीं सीख लेता तब तक वो चलना शुरू नहीं करेगा। या फिर कोई बच्चा अपना शरीर ही जब नहीं, सिर ही संभाल नहीं पा रहा है, तो वो ना तो बैठ पाएगा, न रेंग पाएगा, न चल पाएगा। यह जो है मानव जाति का पैटर्न हम बता रहे हैं। वहीं भाषा विकास का अगर बात करें, तो कि बच्चा सबसे पहले रोना सीखेगा, यानी रोना सीखेगा क्या? पहले रोएगा, फिर वह कुंजना शुरू करेगा। कैसे कुंजना शुरू करेगा? अपने घर के लोगों के आवाज सुन करके। आप अगर कुछ बोल रहे हैं, तो वह जो उसका रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा, फिर उसी चीज को वह बोलना भी शुरू करेगा, बड़बड़ाना शुरू करेगा, बलबलाना, और फिर शब्द बनाएगा, फिर वाक्य बनाएगा। ठीक है, तो यह भाषा विकास का कर्म है। तो यही बताया गया कि विकास के का कर्म जो की एक रूपता में यह बताया गया कि भले ही बच्चे का विकास यानी गति अलग अलग हो सकता है सीखने का, लेकिन सीक्वेंस एक जैसा हो। जैसे शारीरिक विकास का बात करें, तो कोई बच्चा 9 मंथ में ही देखिएगा वो चलना शुरू कर देता है, तो वहीं कुछ बच्चा जो है कितने 12 मंथ में आपको दिखेगा चलना शुरू करेगा। कुछ बच्चा जो है जल्दी सीख जाता है भाषा बोलना, कुछ बच्चा लेट से सीखता है। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस का। आगे आते हैं, क्या हम अभी चर्चा करें? सिद्धांत के मुख्य विशेषताएं पर चर्चा कर रहे हैं। अगला है पूर्वानुमेय, यानी क्या? प्रेडिक्टेबल होता है, कर्म प्रेडिक्टेबल होता है। जैसे यहाँ पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि देखिए बच्चा अगर सिर संभालना सीख गया है, तब यह बैठना शुरू कर देगा। अरे बच्चा जब चलने लगा है तो दौड़ना शुरू कर देगा, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ये हम पूर्वानुमेय है, यानी पहले से बता सकते हैं अब बच्चा क्या करेगा। क्योंकि कर्म सबका एक समान हो रहता है, चाहे वो बच्चा जापान का ही क्यों ना हो, चाहे भारत का ही क्यों ना हो, सब में एक समान कर्म रहेगा। इसलिए हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा आगे क्या सीखेगा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो विकास का कर्म के उदाहरण है, इस पे हम चर्चा करते हैं। क्या है बहुत इंपॉर्टेंट? देखिए, विकास की एक रूपता को हम दो प्रमुख दिशाओं और उदाहरणों से समझ सकते हैं। कौन कौन सा है? एक है देखो, शिरोपुच्छीय कर्म। मंत्र मतलब इसका सेफालोस्कोडल सीक्वेंस। पहला, इसमें कहना है मनोवैज्ञानिकों का कि विकास हमेशा सिर से पैर की ओर चलता है। मतलब क्या है सिर से पैर की ओर चलने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बच्चा सबसे पहले सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर हाथों पर, और सबसे अंत में पैरों पर। यही कारण है कि बच्चा चलने से पहले बैठना शुरू करता है और गर्दन संभालना सीखता है। यह है शिरोपुच्छीय कर्म यानी सेफेलोकोडल सीक्वेंस। इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा सिर से पैर की ओर विकास के कर्म को किस नाम से जानते हैं, तो वहां पे आप क्या कर लोगे, तो मार दोगे, शिरोपुच्छीय कर्म के रूप में जानते हैं। अगला है समीप दूराभिमुख कर्म यानी प्रोक्सिमोडल स्टेज, प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है? कहना है मनोवैज्ञानिकों का कि विकास शरीर के केंद्र की से बाहर की ओर होता है, यानी सेंटर टू आउटवर्ड होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चा सबसे पहले पूरे हाथ को हिलाना सीखता है। आप देखेंगे सबसे पहले बच्चा पूरे हाथ को हिलाएगा। आप अगर उसके सामने कुछ रख दिए खिलौना, तो बच्चा उंगली से नहीं पकड़ेगा, पूरे सारे उंगली, पांचों उंगली से पकड़ना स्टार्ट करेगा। अगर आप उसके हाथ में कलम देते हैं, तो कलम वो पांचों उंगली से पकड़ेगा। ठीक है, तो इसका यही कहना है कि सबसे पहले केंद्र से प्रारंभ किया है, पूरे हाथ से। उसके बाद देखिए हाथ हिलाना शुरू करता है, फिर कंधे का नियंत्रण करना शुरू करता है, फिर कोहनी का, और फिर कलाई का, और अंत में आप देखेंगे बच्चा उंगलियों से छोटी छोटी चीजों को पकड़ना सीखता है। तो यहाँ पर यह कहने का मतलब है, समीप दूराभिमुख कर्म का कहने का मतलब है कि बच्चा सबसे पहले केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी शरीर के विकास केंद्र से बाहर की होता है। मीन्स यह कि बच्चा सबसे पहले पूरे हाथ से पकड़ेगा। आप यह भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, किसी बच्चे को आप बॉल फेंक रहे हैं उसके सामने, तो सबसे पहले वो दोनों हाथ से पकड़ना प्रारंभ करेगा, उसके बाद वो एक हाथ से सीखेगा पकड़ना।
उसके बाद आप देखेंगे 2 उंगली से भी पकड़ना स्टार्ट कर देगा। अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हैं यानी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यह करके देख सकते हैं। आप दोनों हाथ से स्क्रीन पर देख करके जो है लैपटॉप में टाइप करके देख सकते हैं। आपका उंगली काम नहीं करने लगेगा। आपको अगर एक उंगली दबा रहे हैं तो दूसरा उंगली अगर चाह रहे हैं दबाना तो वो अभी आपके माइंड से उसका सीक्वेंस नहीं बन पाया तो आप नहीं चला पाएंगे जब तक धीरे धीरे आप सीख नहीं लेते हैं तब तक। ठीक है, अगला है, अब इसको समझ गए आप, विकास कर्म की एक रूपता। अब अगला पर आते हैं हम लोग। अगला है, देखिए, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सिद्धांत में। क्या है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत के बारे में समझते हैं। तो यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे का विकास पहले सामान्य क्रियाओं से शुरू होकर धीरे धीरे विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ता है। यह डिफिनेशन को पढ़ करके आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल मूवमेंट पर बात करते हैं, शारीरिक गति पर बात करते हैं। सामान्य क्रिया क्या है? देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहे हैं हम, तो सामान्य क्रिया हमारे लिए क्या है इसको समझना जरूरी है। अगर आप ही इसको ही नहीं समझ पाएंगे तो वीडियो को आप नहीं समझ सकते, यानी वीडियो नहीं, इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे आप। तो सामान्य क्रिया क्या है? जब एक छोटा बच्चा किसी खिलौनों को देखता है तो उसे पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर को झटकता है और दोनों हाथों और पैरों को एक साथ मारता है। यह एक सामान्य क्रिया हो गया। अब बच्चा जब धीरे धीरे इस क्रिया को करते जाएगा, सीखते जाएगा, तब वह क्या हो जाएगा? विशिष्ट क्रिया हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह केवल अपना हाथ बढ़ाता है और अपने फिंगर की मदद से खिलौनों को पकड़ लेता है। जैसे आपने भी सबसे पहले बच्चा में 5 उंगली से आप पेन पकड़ना स्टार्ट किए होंगे, फिर धीरे धीरे आप जो है अभी आप देखेंगे 2 उंगली से ही पकड़ के, 3 उंगली से ही पकड़ के आराम से लिख पा रहे हैं। कोई बच्चा जन्म के बाद तुरंत लिखना प्रारंभ नहीं करता है। सबसे पहले वह लाइन खींचना प्रारंभ करेगा, फिर गोल गोल बनाना इस तरह से प्रारंभ करेगा। पैटर्न आप देखेंगे पेन पकड़ाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे जब उसकी उंगली पर उसका पकड़ मजबूत होगा तब वह लिखना प्रारंभ कर देगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट क्रिया हो गया। अब आते हैं भाषा विकास के बारे में समझते हैं। भाषा विकास में सामान्य क्रिया क्या है? तो शुरुआत में बच्चा हर पुरुष को पापा या दादू और हर महिला को मम्मी कह सकता है। उनके लिए सभी बड़े लोग एक श्रेणी में ही आते हैं। यह हो गया सामान्य क्रिया। जबकि विशिष्ट क्रिया क्या होगा? विशिष्ट क्रिया मतलब कि बच्चा सीख लेगा, वह अंतर करना सीख लेगा कि केवल पिता ही पापा कहलाते हैं, बाकी सारे बड़े लोग पापा नहीं कहलाते हैं। यह विशिष्ट क्रिया हो गया। अब हम इमोशनल डेवलपमेंट की ओर बात करें, संवेगात्मक विकास की ओर, तो इसका सामान्य क्रिया क्या होगा? जब नवजात शिशु को जब भी कोई कष्ट होता है, जैसे भूख, दर्द या टॉयलेट का गिल्लापन, तो वह अपने पूरे शरीर से प्रतिक्रिया देता है। पूरा शरीर को अकड़ना शुरू करता है, हाथ पांव मारना शुरू करता है और जोरों से रोने लगता है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो विशिष्ट क्रिया यानी बच्चा सीख लेता है। बड़ा होने पर बच्चा केवल अपनी आंखों से आंसू बहाकर या बोलकर भी अपनी तकलीफ व्यक्त कर पाता है। अभी आप देखेंगे कोई बच्चा का अगर कोई सामान आप ले लेते हैं तो बच्चा डायरेक्ट आपसे नहीं मांग लेगा, बच्चा तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी वो सामान्य क्रिया में चल रहा है। जब धीरे धीरे वो विशिष्ट क्रिया में आ जाएगा तो बच्चा आपसे बात करके मांगेगा कि सामान मेरा दे दीजिए। ठीक है, अब लेखन विकास का चरण, इसमें क्या होगा? सामान्य क्रिया देखिए, बच्चा पूरे हाथ और कंधे की ताकत लगाकर कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचती है। इस तरह से तिरछा कहीं भी कुछ भी खींच लेती है और उन्हें यह नहीं पता होता कि पेन कैसे पकड़ना है, वह पूरे मुट्ठी से पकड़ता है। जबकि विशिष्ट क्रिया में क्या होगा? बच्चा उंगली का तालमेल बैठाना बेहतर सीख जाता है, अक्षरों का बनावट सही से लिखने लगता है और समझने और उकेरने लगता है। यह विशिष्ट क्रिया हो गया आपका। ठीक है, आगे आते हैं। अब हमारा जो डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल कौन सा आएगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। क्या कहता है यह सिद्धांत? यह बताता है कि विकास के सभी पक्ष यानी आयाम एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि वे आपस में गहराई से जुड़े होते हैं।
तो इस डिफिनेशन को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि सभी पक्ष का जो बात हो रहा है, आयाम का बात हो रहा है, यह क्या है। सारे आयाम मीन्स क्या? तो सारे आयाम मीन्स होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये सारे आयाम हो गए और ये सारे विकास के ही चार मुख्य पक्ष हैं। तो कहना है सिंपल सा डिफिनेशन में कि अगर किसी बच्चे में शारीरिक बीमारी स्टार्ट हुआ तो उसका मानसिक विकास जो है उसमें क्या होगा, डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। सामाजिक विकास भी प्रभावित हो जाएगा और बच्चा का संवेगात्मक विकास भी प्रभावित हो जाएगा। यही है, यदि विकास के एक क्षेत्र में कोई बदलाव आता है तो उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है ना। तो विकास के चार मुख्य जो क्षेत्र है उसके बारे में हमने भी समझा। कौन कौन सा है? तो शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास है। तो उदाहरण के साथ अगर हम विस्तार से समझें तो उदाहरण एक का हम लेते हैं, क्या है? शारीरिक और मानसिक संबंध क्या होगा। हम जैसे बोल रहे हैं किसी बच्चे का अगर शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसका मानसिक संबंध भी, मानसिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट हो सकता है? तो इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से बीमार या कमजोर है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। शारीरिक कमजोरी के कारण उसकी मानसिक एकाग्रता जो है कम हो जाएगी। आप अपने ऊपर देख सकते हैं कि अगर आपके शरीर में कहीं चोट लग गया है तो क्या आप मन लगाकर पढ़ पाएंगे? तो जवाब है नहीं पढ़ पाएंगे। चोट के कारण आपका मानसिक जो है, आपका मस्तिष्क में यह बात चलता रहेगा कि हमको चोट लगा है, दर्द हो रहा है, आप मन लगाकर पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ शारीरिक विकास ने सीधे मानसिक विकास को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। वहीं एग्जाम्पल 2 में हम देखें, बी में देखें तो अगर किसी बच्चे का मानसिक प्रॉब्लम है तो सामाजिक संबंध प्रभावित होगा। कैसे? देखिए, जिस बच्चे की बुद्धि आईक्यू अच्छी होती है और जो मानसिक रूप से परिपक्व होता है वह समाज में लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाता है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता उसे एक अच्छा लीडर भी बनाता है। ये सब कब होगा? जब मानसिक विकास सही रहेगा, तब वो अपने समाज के साथ सही संबंध बना पाएगा, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, सारी चीजों को सही से समझ पाएंगे। लेकिन अगर मानसिक प्रॉब्लम है तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा सही से समाज के साथ। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 पर हम समझते हैं। अगर किसी बच्चे में संवेगात्मक और शारीरिक संबंध कैसे होगा, संवेगात्मक प्रॉब्लम है तो देखिए, यदि कोई बच्चा हमेशा डरा हुआ यानी स्ट्रेन में रहता है, तनाव में रहता है, तो उसका संवेगात्मक पक्ष है तो उसका बुरा असर उसकी भूख और नींद पर पड़ता है, जिससे उसका शरीर कमजोर होने लगता है। क्या कहना है? मतलब यह है, समझो कि किसी के बच्चे के घर में हमेशा लड़ाई हो रहा है तो बच्चा तनाव में रहेगा, और जब तनाव में रहेगा तो धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर होने लगेगा। होगा कि नहीं? तो ये सारे प्रॉब्लम होगा। तो वही यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया था कि विकास के जो चारों मुख्य क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, और जब एक में कहीं प्रॉब्लम होगा तो दूसरे में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, खुद ब खुद प्रभावित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक है, तीव्र बुद्धि जो मानसिक है, आत्मविश्वास जो संवेगात्मक है, और अच्छे मित्र और व्यवहार जो सामाजिक है। अगर सारा सही है तो आप सही से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। ठीक, अब अगला है, यह है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है इसका मतलब? एकीकरण का सिद्धांत विकास का वह नियम है जो बताता है कि बालक पहले पूरे अंग को और फिर उस अंग के विशिष्ट भागों को चलाना सीखता है और अंत में वह उन सभी भागों को एक साथ जोड़कर काम करना सीखता है। मीन्स क्या क्या कहना चाह रहा है इसका डिफिनेशन समझिए। एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना, एक साथ जोड़ देना। ठीक है, तो समझ में आया? एकीकरण मतलब मीन्स सारे को एक साथ जोड़ देना होता है। अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं किसी बच्चे को सीखने में, लिखने के लिए। तो सबसे पहले बच्चा के हाथ में अपने क्या कर दिया, पेन दिया। सबसे पहले बच्चा पेन हाथ में आते ही, जब छोटा था बच्चा, वह क्या कर रहा है, सभी उंगली से पेन को पकड़ रहा है, पांचों उंगली से। फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा, विशिष्ट भाग का चलना शुरू होगा, यानी उंगली का चलना शुरू हो जाएगा। तो उंगली चला करके वह कुछ भी
काम करने लगेगा, इस तरह से पैटर्न बनाने लगेगा। फिर बच्चे में क्या होगा, बच्चा सोचना भी शुरू करेगा, भाषा भी सीखेगा। तो अब क्या करेगा, बच्चा अपने माइंड से कनेक्ट होकर के लिखना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा, लिखना शुरू करेगा। एक साथ सारे काम करने प्रारंभ करेंगे। आइए एक और बेहतर एग्जाम्पल समझते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको समझिए। यह सिद्धांत जो एकीकरण का सिद्धांत है, वो सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत का अगला चरण है। हमने सामान्य का और विशिष्ट सिद्धांत क्या समझा था, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत यह बता रहा था कि कोई बच्चा सबसे पहले वो सामान्य रूप से जो काम होता है उसको करता है, फिर धीरे धीरे उससे सीखता जाता है, और सीखते सीखते जो है अगले चरण में पहुंच जाता है और अच्छे से काम करने लगता है। यही ना था। अब उसके बाद अगला चरण जो होगा उसमें अलग अलग अंगों के बीच तालमेल बैठाना सीखा जाता है। जैसे समझिए, विकास इस क्रम में आगे बढ़ता है। किस तरह से, सबसे पहले पूरा पार्ट अब देखेंगे, पूरा अंग। पहले हाथ, बच्चा पूरे हाथ या पैर का उपयोग करता है। फिर विशिष्ट भाग यानी स्पेसिफिक पार्ट, फिर वह उंगली या पंजों को अलग से हिलाना सीखता है। अब होता है एकीकरण। अंत में क्या करता है वह बच्चा, वह हाथ और उंगलियों को एक साथ तालमेल में इस्तेमाल करता जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आते हैं साइकिल चलाने के एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। आप एग्जाम्पल में यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, एक बच्ची क्या कर रही है, साइकिल चला रही है। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो शुरू में उसे दिक्कत होती है। क्या दिक्कत हो रहा है, दिक्कत यह होगा कि बच्चा कभी पहले ब्रेक मार देता है, कभी जो है ब्रेक लगाने के बाद भी पैर चला रहा है, हो रहा है। कहीं बच्चा जो है अपने पैर के पास ही देख रहा है, आगे देखने छोड़ करके। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चा साइकिल चलाना तो सीख लिया है, लेकिन एकीकरण नहीं कर पा रहे, यानी आंख का जो है, पैर और हाथ तीनों को एक साथ मिला करके चला नहीं पा रहा है। देखिए, तो जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो शुरू में इसे दिक्कत होता है, लेकिन एकीकरण के बाद क्या होगा, वो अपने हाथों से हैंडल संभालता है, पैरों से पेडल मारता है, आंखों से सामने देखता है और कान से पीछे का आवाज सुनता है। जब ये सभी अंग एक साथ मिलकर हो काम करते हैं, तभी वह सफलतापूर्वक साइकिल चला पाता है। डन है। तो ये हो गया एकीकरण का सिद्धांत। आप सिंपल है समझिए, एकीकरण का सिद्धांत जो है, मतलब एकीकरण का मतलब क्या होता है, एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना। तो सारे अंगों को एक साथ जोड़ करके काम करवाना, काम करवाना। ठीक है, हो गया। अब है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक, आइए समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास एक निश्चित और अनुमानित क्रम में होता है, इसलिए हम पहले विकास को देखकर आगे के विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आइए देखिए, जैसे कि यहां पर समझिए, इसमें मैंने बताया था, यहां पर हमने क्या किया था, विकास कर्म की एक रूपता में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि कोई बच्चा अगर सिर संभालना शुरू कर दिया है तो वह बैठना भी शुरू कर देगा। अब जब बैठना प्रारंभ कर दिया है तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि मानव जाति में अगर कोई बच्चा बैठना प्रारंभ कर दिया है तो क्या करना शुरू कर देगा, वह रेंगना भी शुरू कर देगा। तो हम लोग तो पहले ही बता सकते हैं कि जब बच्चा रेंगना शुरू कर दिया, अब बच्चा खड़ा होगा, तो हम लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर दिए हैं। तो यही तो कहना है इसका कि यहाँ पर कि कोई बच्चा अगर अच्छा सोच रहा है, समझने लगा है, तो हम लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर देंगे कि यह बच्चा तर्क भी करना स्टार्ट कर देगा। तो वही ने बोले कि विकास जो है क्या है, उसका हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। किस पर, किसी बच्चे के डेवलपमेंट पर। देखिए यहाँ पर विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत जो है क्या बोल रहा है कि बालक का विकास एक निश्चित और अनुमानित क्रम में होता है। अभी हमने समझा कि बच्चा का जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है, बिना क्रम के दूसरे क्रम में जा ही नहीं सकते हैं। अब उस निश्चित क्रम में जब हो रहा है तो हम भविष्यवाणी भी तो कर सकते हैं पहले। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, शारीरिक कद काठी का बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट का, तो एक बच्चे की प्रारंभिक वर्ष में जो है, जब उसका उम्र 2 से 4 वर्ष का आयु है, तो उसका लंबाई और उसके हड्डियों के ढांचे को देखकर डॉक्टर या भविष्यवाणी पहले ही कर सकते हैं कि वयस्क होने पर इस बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होगी।
तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस बच्चे को देख रहे हैं प्रारंभिक वर्षों में इसका हड्डी का विकास कैसा हो रहा है। उसी तरह मानसिक योग्यता का बात करें हम मेंटल डेवलपमेंट में, तो बचपन में बच्चे का जो आईक्यू सीखने का क्षमता है और भाषा ज्ञान है, उसको देखकर हम अनुमानित कर सकते हैं कि इसका भविष्य में मानसिक और शैक्षणिक रूप कितना सफल हो सकता है। उसी तरह अगर हम दांतों का निकलना पर बात करें, तो शिशुओं में दूध के दांत निकलने का एक निश्चित समय और क्रम होता है, जिसके आधार पर डॉक्टर बता सकते हैं कि अगला दांत कब और कहाँ निकलेगा। ठीक है, तो दांतों के निकलने के क्रम पहले बता सकते हैं। इसीलिए तो बोला गया है कि विकास की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, यानी विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत हमें यह आजादी देता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है? तो नेक्स्ट सिद्धांत है विकास लंबवत सीधा ना होकर वार्तुलाकार होता है। क्या बोला गया है कि विकास लंबवत नहीं होकर, यानी पूरा सीधा ना होकर क्या होता है, वार्तुलाकार होता है। वार्तुलाकार मतलब होता है क्या, गोल होता है, इस तरह से होता है। समझिए, देखिए एक लाइन हम खींच रहे हैं, यह लाइन हमारा है। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे सिंपल, यहाँ एक बच्चा है, तो कहना सिंपल है कि बच्चा कोई लंबवत डायरेक्ट यहाँ से सीखना प्रारंभ नहीं करता, सीखते जा रहा है, सीखते जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बच्चा अगर यहाँ सीख गया है तो बच्चा तुरंत दूसरा स्टेप में पहुंच जाएगा, तुरंत तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, इस तरह पहुंच जाएगा। यह हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझिए, सबसे पहले बच्चा अगर जोड़ करना सीखा, तो जोड़ करना सीखा, अब हम चाह रहे हैं कि बच्चा जोड़ करना तो सीख गया तो तुरंत गुना करना सीख जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि बच्चा जब तक जोड़ के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अपने माइंड में नहीं बिठा लेता है, जब तक जोड़ में पूरी तरह से स्ट्रोंग नहीं हो जाता, तब तक वह गुना का कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यही बोला गया कि जोड़ बच्चा, जैसे आप बताए बच्चा को कि 2 + 3 = 5 होता है, 2 + 3 = 5 होता है, बच्चा तुरंत सीख गया, यह तुरंत सीख जाएगा। लेकिन जब बच्चा इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अपने माइंड में बैठा लेगा, तभी वह गुना करना सीख पाएगा। ठीक है, देखिए आगे समझते हैं क्या लिखा गया। विकास सीधा रेखा में लगातार ऊपर नहीं बढ़ता, बल्कि वह वार्तुलाकार चक्र के रूप में आगे बढ़ता है। मनुष्य का विकास एक सीधी रेखा में ना होकर वार्तुलाकार तरीके से होता है। ठीक है, वार्तुलाकार तरीके से मीन्स देखिए बच्चा इस तरह से होते जाता है, बच्चा यहाँ से सीख लिया, यहाँ ऊपर भट गया, यहाँ ऊपर तुरंत चढ़ गया है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट को मजबूत बना रहा है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा, आगे बढ़ा, फिर से तीसरा जो है उसी कॉन्सेप्ट को मजबूत बना रहा है, फिर यहाँ पर आगे बढ़ा, यहाँ पर कुछ नया सीखा, फिर उसको और मजबूत बना रहा है, और फिर बच्चा आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए बोला गया वार्तुलाकार। तो इसका मुख्य बातें क्या है? तो विकास की गति एक समान नहीं होती। देखिए एक समान गति कहाँ है, हमने बताया इस तरह से बच्चा यहाँ पे सीख रहा है, यहाँ पे इस जो सीखा हुआ उसको मजबूत कर रहा है, तो यहाँ धीरे हो गया सीखने की गति, फिर यहाँ पे नया सीखेगा, यहाँ तेज हो गई गति, फिर धीरे हो गया, इस तरह से होता है। तो समान नहीं है, विकास एक सीधी रेखा में एक ही रफ्तार से नहीं चलता, ऐसा ना होता नहीं होता है। हर दिन बच्चा बिल्कुल नया समान गति से बढ़ता रहे। अगला है विराम और सुदृढ़ीकरण। हमने बताया कि बच्चा सबसे पहले यहाँ तक सीखा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ सीख के तेजी, अब विराम हो गया है, धीरे धीरे सीख रहा है, धीरे धीरे। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, जब बच्चा किसी एक क्षेत्र में तेजी से विकास करता है, तो उसके बाद एक ऐसा समय आता है जब विकास की गति थोड़ी धीमी महसूस होती है। महसूस होने लगा कि बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा है, लेकिन बच्चा वहां पर जो सीखा हुआ है उसको स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है अपने माइंड में। इस दौरान बच्चा अपने द्वारा हासिल किए गए नए कौशलों को स्थायी प्रदान करता है और उन्हें पक्का करता है, फिक्स कर लेता है अपने माइंड में। ठीक है, तो यही अगला देखिए, आगे बढ़ना और पीछे मुड़ना। आगे बढ़ गया और पीछे मुड़ा। यहाँ पीछे मुड़ने का मतलब यह नहीं है कि बच्चा पीछे मुड़ के मतलब जो सीखा था वो भूल के पीछे आ गया, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे विकास एक स्प्रिंग तरह होता है, बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है और पीछे मुड़कर अपने विकास को पुख्ता करता है और फिर आगे की छलांग लगाता है। देखिए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग आप इस तरह से देखेंगे, अब स्प्रिंग यहाँ से दबाएंगे, यहाँ तक स्प्रिंग दबाने के बाद आप छोड़ते हैं, होता है ना, यानी जब दबाए तो पीछे मुड़ा, तो पीछे मुड़ गया, इसका मतलब यह नहीं कि स्प्रिंग कमजोर हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि स्प्रिंग धीरे धीरे जो है अपने साथ एनर्जी स्टोर कर रहा है,
ताकि फोर्स लगा के वो ऊपर उठ सके। अब जैसे छोड़ेंगे स्प्रिंग, तेजी से ऊपर उठ जाएगा। उसी तरह यहाँ हो रहा है, बच्चा सबसे पहले सीखा, फिर धीरे से रुक गया, धीरे रुक गया नहीं, धीरे धीरे उसको पक्का करा है जो सीख रहा है। और उसके बाद आपको लग रहा है कि कुछ नहीं सीख रहा है, लेकिन वह रुक करके जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है। उसके बाद फिर से तेजी से नया ज्ञान वो गेन कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पीछे मुड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि जो सीखा है खत्म हो गया, वह रुक करके उसको स्थापित करता है, सीख पाता है। डन है। तो हमने अब तक क्या सीखा? विकास लंबवत सिद्धांत ना होकर वर्तुलाकार होता है। जो भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे, बाल विकास के प्रमुख जो सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है और डिटेल से कवर किया है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बाल विकास के जो प्रमुख सिद्धांत है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप इसी तरह से झारखंड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं झारखंड के जो स्कूल में सारे बुक चल रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया है, जिससे आपका SC SST जो है उसका भी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।